The Free Press, keeping press free and journalism clean. लाल कृष्ण आडवाणी बहुत बड़ा नाम रहा है भारत की राजनीति में और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। जी हाँ, भारत के गृह मंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री तक बने, लेकिन जब जब उससे ऊपर बढ़ने का मौका आया तो वो रेस में कहीं पीछे रह गए। आज भी उनके साथ यही हुआ। जी हाँ, वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव के मैदान में वो गांधीनगर से उतरेंगे, यही आम धारणा थी। लेकिन जब लिस्ट डिक्लेयर हुई भारतीय जनता पार्टी की 182 लोगों के लोकसभा के चुनाव के में शामिल होने के लिए 2019 के चुनाव के लिए, तो उनका नाम गायब था। अब देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी उनमें से तो नहीं है कि जाकर के अर्जी लगाएंगे नरेंद्र मोदी के पास और अमित शाह के पास, क्योंकि वो बरसों से वहीं से लड़ते रहे थे और जीतते रहे थे, तो यही समझा जा रहा था कि वही लड़ेंगे। उनके केस में जो पिछले चुनाव में 2014 में जब ये कहा गया था कि साहब जो 75 के ऊपर के लोग हैं उनको चुनाव में शामिल नहीं हो रहा है, तो ये भी उनमें से उससे एग्जेम्प्ट कर दिए गए थे। तो उम्मीद यही की जा रही थी कि अभी भी जो उनकी शख्सियत है, तो उनकी मर्जी के बगैर उनको चुनाव के मैदान से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वैसे तो देखने में आता है कि किस तरीके से वो धीमे धीमे राजनीति से फेड आउट होते जा रहे हैं, उस राजनीति से जहाँ पे उन्होंने एक अपनी अलग इमेज बनाई थी राष्ट्रीय स्तर पे। उन्होंने इस बात का उनको श्रेय मिला कि भारत की राजनीति में कोई एक नया टर्न देने वाले वो व्यक्ति थे। भारत की राजनीति में मजहब को, धर्म को एक अहम दर्जा देके, इससे पहले धर्म की राजनीति नहीं होती थी इंडिया में। ये 80s में जब ये अयोध्या का मामला उछाल पे पहुंचा बहुत जोरों में, तो आडवाणी जी थे जो उसको एक हाइट तक ले गए, एक रथ यात्रा निकाल के। सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा बड़ी फेमस थी उस ज़माने में, और जहाँ जहाँ से निकलती थी वहाँ दंगे हो जाते थे हिंदू और मुसलमानों के। कई स्टेट्स में दंगे हुए, लेकिन गुजरात से चलते चलते जब बिहार पहुँचे तो बिहार के समस्तीपुर में वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उनके इस रथ को रोक दिया और आडवाणी जी को गिरफ्तार करवा दिया। यात्रा को वहीं समाप्त करना पड़ा। शायद देश के हित में था, क्योंकि अगर कुछ दंगे और हो गए होते तो तमाम और लोग स्वर्गवासी हो गए होते, क्योंकि बहुत लोग मर चुके थे दंगों में। और यूपी और बिहार में क्या हशर होता है ये आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि ये दोनों स्टेट्स बहुत ज़्यादा कम्युनली चार्ज्ड हैं। तो शायद अच्छा ही हुआ कि वो यहाँ तक नहीं पहुँचे। लेकिन इस बात का, अब उसको आप सहरा कहिए या कुछ भी कहिए, ये उन्हीं के सर पहुँचा कि आडवाणी जी ने अयोध्या इशू को इतना बड़ा इशू बना दिया कि उसके बाद से देश की राजनीति ने एक टर्न ले लिया और बरसों तक वो मुद्दा अयोध्या हावी रहा राजनीति में। उससे देश का कितना हित हुआ या अहित हुआ ये सब जानते हैं, लेकिन उससे उन्होंने हासिल क्या किया ये वाकई में सोचने की बात है। क्योंकि जब तक वो इसका नाम लेते रहे, जपते रहे, लेकिन रियलिटी में वो कुछ अचीव नहीं कर पाए। मंदिर बन के खड़ा नहीं हुआ, मंदिर उठाता गया, हर बार मंदिर को उठाया गया, हाइप पे ले जाया गया, लेकिन मंदिर नहीं बना। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि उनके इस हाइप की वजह से 6 दिसंबर
1992 को 6 दिसंबर 1992 को 16वीं सेंचुरी की जो बाबरी मस्जिद थी अयोध्या में, जिसे कहा जाता था कि वहाँ पे एक पुराना मंदिर तोड़ के बाबर के ज़माने में उनके आर्मी कमांडर ने बनाई बाबरी मस्जिद के नाम से, उसको ध्वस्त कर दिया गया। हिंदू कार सेवक वहाँ पहुँचे, जमा हुए थे, कार सेवा के नाम पे उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद जो यहाँ पे कल्याण सिंह सरकार थी वो हटा दी गई। नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे देश के, यहाँ प्रेसिडेंट्स रूल लग गया। लेकिन अडवाणी जी को उसका पूरा क्रेडिट दिया गया बीजेपी में कि साहब इनकी वजह से इस मामले को यहाँ तक पहुँचाया गया कि वो उसको बाबरी मस्जिद को, ये बीजेपी वाले बाबरी मस्जिद नहीं कहते हैं, कहना पसंद करते हैं ढांचा कहते हैं, क्योंकि वो रियलिटी को बदलने की उनकी आदत है। चाहे वो ठीक है कि तोड़ करके गिराई गई नहीं गिराई गई, ये तो कंट्रोवर्सी है। बहरहाल उसको, उस ढांचे को रिमूव करके उनका ये क्लेम हो गया कि उन्होंने एक कलंक को, भारत की संस्कृति के कलंक को हटा दिया है। अगेन सेहरा लाल कृष्ण आडवाणी जी के सर पे गया। उसके बाद वो एक बहुत बड़े लीडर मान लिए गए और ज़्यादा उनका स्टैचर बढ़ गया। तो ये उम्मीद की जाने लगी कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पे पावर में आएगी तो उनका स्तर एक कहीं और होगा। आई भाजपा पावर में, लाल कृष्ण आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गए, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने। उनके बाद ये उम्मीद की जाती थी कि ये कुर्सी उन्हीं को मिलेगी, लेकिन इतिहास में कुछ और ही होना था। उनके खुद के बनाए हुए नेता, उनके चेले रहे नरेंद्र मोदी ने उनको उस रेस में हरा दिया। और खाली हरा ही नहीं, उनको बड़ी सिस्टमैटिकली उस रेस से बाहर कर दिया कि आडवाणी जी को उनके स्टैचर के हिसाब से कोई स्थान मिल पाए। अब प्रधानमंत्री की कुर्सी तो चली गई थी और उसमें कोई उम्मीद भी नहीं की जाती थी। आम धारणा ये बन चुकी थी, राजनीतिक विशेषज्ञ या राजनेता सब ये मानने लग गए थे कि अब उनका दरवाजे बंद हो गए। लेकिन आडवाणी जी ने राजनीति से रिटायरमेंट लेना या राजनीति को त्याग करने का डिसीजन फिर भी नहीं लिया। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर एक का वक्त होता है, और जो अपना वक्त पहचानता है वही सही माने में लीडर है। जो अपना वक्त नहीं जानता उसको वक्त ओवरटेक कर लेता है और उसके लिए सब रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। वही हुआ लाल कृष्ण आडवाणी के साथ। जब प्रेसिडेंट बनने की बात आई, जिसके लिए कहा जाता था कि आडवाणी जी बड़े उत्सुक हैं कि ठीक है प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, कम से कम देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे। और ठीक है, बीजेपी की राजनीति में उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं था जो शायद उस कुर्सी के लिए हकदार होता, उस कुर्सी को डिज़र्व करता। तो लोगों ने सोचा कि ठीक है। उसी वक्त एकदम से अयोध्या केस जो बरसों से पड़ा हुआ है कोर्ट्स में चले जा रहा है, यही डेमोलिशन का मामला, उसमें आडवाणी जी भी एक एक्यूज्ड हैं, तो वो मामला फिर से उठ गया। पता नहीं कैसे उसी टाइम पे उठा जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला था। तो वो मामला ऐसे उठा कि आडवाणी जी के लिए ये प्रॉब्लम हो गई कि अब वो कैसे नॉमिनेशन करा पाएंगे अपने खुद का, जब वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी और जुडिशियल मामला कोर्ट में चल रहा है और मैटर सब जुडिस है। वो इतना उभार आया उस इशू में कि आडवाणी जी को किनारे करके नरेंद्र मोदी ने एक कैंडिडेट ढूंढा कानपुर के गांव से, एक मामूली लॉयर जिनको कोई नहीं जानता था, रामनाथ कोविंद, और बन गए साहब वो। अब जिसका जो प्रधानमंत्री हो वो भी नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर प्रधानमंत्री, किसी पे हाथ रख दे तो वो कुछ भी बन सकता है। तो खैर बन गए। और भारत के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ कि किसी अननोन आदमी को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा दिया गया हो। इससे पहले प्रतिभा पाटिल भी ऐसी बनी थी कि सोनिया जी ने सोच लिया तो वो प्रधानमंत्री बन गए, वो राष्ट्रपति बन गई, माफ़ करिएगा। तो इस बार भी रामनाथ कोविंद बन गए और
लाल कृष्ण आडवाणी किनारे के किनारे कर दिए गए। फिर भी ताज्जुब ये होता है कि लाल कृष्ण जैसे आडवाणी जैसे शख्सियत, एक टॉल स्टैचर का नेता जिसको ईयर्स एंड डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस हो, उसके बावजूद भी उन्होंने ये निर्णय नहीं लिया कि वो राजनीति से संन्यास ले लें। शायद अच्छा होता उनके लिए, इज्जत बनी रहती। वो हर फंक्शन में दिखते थे, सबने देखा होगा, चाहे वो 26 जनवरी, 15 अगस्त हो और या पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो। आडवाणी जी अगली कतार में तो दिखते थे, लेकिन अगली कतार के लास्ट सीट पे या कोने में खड़े हुए दिखते थे, हाथ जोड़े हुए खड़े रहते थे। पता नहीं किस चीज़ के लिए उम्मीद में वो हाथ जोड़े रहते थे। ठीक है, शायद उनकी सभ्यता यही कहती होगी सिर्फ हाथ जोड़ते रहिए, चाहे वो उसके सामने हो जो उनको कुछ नहीं समझता, और उन्हीं के ज़रिए से, उन्हीं की सीढ़ी पे चढ़ के पिनेकल पे पहुंचा। होता रहा ये। और मुझे हाल में याद है, शायद राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की, और आडवाणी जी किनारे अपने यूजुअल पोजीशन पे खड़े हुए थे, और आखिर में वो माला पड़ रही थी, बड़ी मोटी वाली जो माला पड़ती है नेताओं के ऊपर। तो उसमें कई लोग उस माला के घेरे में रखे जा रहे थे। तो राजनाथ सिंह जो इस साइड में थे, उनके पीछे आडवाणी जी थोड़ी दूर पे दिख रहे थे। तो ऐसा लगा कि राजनाथ सिंह जी ने प्रयास किया कि माला को ज़रा सा और इस तरफ घसीट लें, ताकि आडवाणी जी भी उसमें शामिल हो जाए। उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बाकी लोग दिख रहे थे। तो किसी ने दूसरी तरफ से उसको माला को दूसरी तरफ खींच लिया, और आडवाणी जी बेचारे माला के भी बाहर रह गए। तो वो बड़ा क्लियर इंडिकेशन था कि अब बहुत हो गया। लेकिन आडवाणी जी अभी भी नहीं समझे। वक्त ने उनको ये सिखाने की कोशिश करी बार बार, लेकिन अभी भी वो ये नहीं समझे। न जाने क्यों उम्मीद उनकी जो है वो हावी शायद होती रहती थी, और अंदर से अर्ज कि फिर कुछ मिल जाए इस एज में भी। शायद यही कारण है कि आज उनको इस ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से गुजरना पड़ रहा है कि वो एक एमपी का इलेक्शन तक लड़ने के लिए उनको चुना नहीं जा रहा है, उनको किनारे कर दिया जा रहा है। उनका जो क्लेम है, और शायद राइटफुल क्लेम है, आराम से वहाँ जीत भी सकते हैं, उससे उनको वंचित रखा जा रहा है। तो मैं फिर से वही बात कहूँगा कि राजनीति में जो अपना वक्त पहचानते नहीं, उनको राजनीति पहचानने से इनकार कर देती है।